हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सब्जेक्ट प्लैनेट। जैसे कि यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर टू एजुकेशन के लिए, जिसमें हम उड़ीसा के जो लेक्चरर एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने 2021 के क्वेश्चंस को डिस्कस किए। टोटल 100 क्वेश्चंस थे, वो हम लोगों ने डिस्कस किए 2 वीडियोज़ में। और इससे पहले 2018 का एक सेशन में अपलोड कर चुकी हूँ आपके लिए, जिसमें हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। ये जो सेट है 2018 का, इसमें टोटल आपके 165 क्वेश्चंस है ना। कितने क्वेश्चंस है टोटल? 165 क्वेश्चन है। देख लो इधर, जो टोटल क्वेश्चन है यहाँ पे वो 165 है। तो आज का जो सेशन रहेगा उसमें हम लोग 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, 50 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और रेस्ट जो 60 क्वेश्चन रह जाएंगे, 65 क्वेश्चन रह जाएंगे, वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इससे पहले के जो सेशंस हैं वो आप लोगों ने देख रखे होंगे। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं वो सेशंस, तो प्लीज़ उसे प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट करिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस ऐसे समझो ना, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। ठीक है, अगर आपने पूरा कंटेंट पढ़ रखा हुआ है तो आप इन क्वेश्चंस को करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, कि कितना ज़्यादा आपको चीज़ें आई हैं समझ में, या फिर कौन से कंसेप्ट है जो आपको क्लियर नहीं हुए हैं अभी तक, तो ये वाली सारी चीज़ें यहाँ पे आप समझ सकते हो। ठीक है, तो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, है ना। क्वेश्चन नंबर 51, हु हैज गिवन द कंसेप्ट ऑफ कल्चरल लैग। जो इससे पहले का सेशन था 2018 का, वहां पे हम लोगों ने कल्चरल लैग के बारे में पढ़ा था। कल्चरल लैग क्या होता है? एक मटेरियल वर्ल्ड है, एक नॉन मटेरियल वर्ल्ड है। जब उन दोनों के बीच में, है ना, जो मटेरियल वर्ल्ड है और जो नॉन मटेरियल वर्ल्ड है, जब उन दोनों के बीच में क्या आने लगता है? लैग आने लगता है। ठीक है, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल, वही होता है आपका यहाँ पे कल्चरल लैग। अब इस कंसेप्ट को दिया किसने था? इस कंसेप्ट को दिया था WF ऑकबर्न ने। ठीक है, किसने दिया था इस कंसेप्ट को? W ऑकबर्न ने। नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्या इम्पोर्टेंट आउटकम निकल के आया है जो मॉडर्नाइजेशन है एजुकेशन का इन इंडिया। इंडिया में मॉडर्नाइजेशन ऑफ एजुकेशन का इम्पोर्टेंट आउटकम क्या है? इंक्रीज हुआ है इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स में, इम्प्रूवमेंट आया है क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग में, यूनिफॉर्मिटी हो गई है सिलेबस में, या फिर यूनिफॉर्मिटी होगी स्टैंडर्ड्स में। तो जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है एजुकेशन का इन इंडिया, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम का, उससे क्या हुआ है? जो हमारी टीचिंग लर्निंग है उसकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा इसमें से ट्रू है? देखो यहाँ पे अर्बनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अर्बनाइजेशन की। सबसे पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बोल रहा है मोबिलिटी एंड अर्बनाइजेशन इज ब्रिंगिंग मल्टीलिंगुअलिज्म टू द क्लासरूम। जो मोबिलिटी है और अर्बनाइजेशन है, ये क्या करते हैं? जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसको क्लासरूम में लेकर आते हैं। ऑप्शन नंबर बी सेज urbanization is bringing animosities to the schools. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी सेज urbanization in an Indian state like Maharashtra is a big threat to local culture. नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं, ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। urbanization is a challenge to education. urbanization एक तरीके का चैलेंज है मेट्रो सिटीज के लिए। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं। ये तीनों ही क्या है? एक नेगेटिव टर्म है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंसेस है जिसे हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ट्रू क्या है? जो मोबिलिटी और अर्बनाइजेशन है वो क्या करते हैं? क्लासरूम में मल्टीलिंगुअलिज्म को लेकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द सोशल चेंज। अब इसमें से सोशल चेंज को कौन बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा है? सोशल चेंज डिनोट्स द चेंज इन द लैंग्वेज ऑफ सोसाइटी। जो सोशल चेंज होता है वो क्या डिनोट करता है? जो हमारी सोसाइटी की लैंग्वेज है उसको डिनोट करता है। ऑप्शन नंबर बी सेज सोशल चेंज इज द चेंज ऑफ मैनरिज्म इन द सोसाइटी। सोशल चेंज का मतलब क्या है? आप सोसाइटी में के जो मैनरिज्म है उसमें चेंज लेके आ रहे हो खाली। ऑप्शन नंबर सी सेज जो चेंज है इन स्ट्रक्चर, चेंज इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। मतलब जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्ट्रक्चर्स में, है ना, उनका जो फंक्शनिंग है उसमें चेंज लेके आ रहा है। नेक्स्ट, सोशल चेंज इज द चेंज विच इज ब्रॉट बाय एजुकेशनल प्रोसेस। ठीक है, बिल्कुल ये चीज तो सही है। जो सोशल चेंज है वो हम एजुकेशनल प्रोसेस का यूज करके ला सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जरा सा देख लो बरो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट एक्सप्लेन। देखो ऑप्शन सही है यहाँ पे, लेकिन हमें यहाँ से निकालना क्या है, बेस्ट निकालना है। तो बेस्ट में कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही आएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सोशल चेंज। सोशल चेंज क्या करता है, जो भी सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके स्ट्रक्चर में, उनकी फंक्शनिंग में चेंज लेकर आता है। क्वेश्चन नंबर 55 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। ठीक है, अब कौन से एलिमेंट हैं जो डेमोक्रेटिक एजुकेशन के लिए आते हैं, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, रेसिज्म या फिर सेक्युलरिज्म। देखो रीजनलिज्म समझ में आ गया होगा, रेसिज्म, रेस कास्ट, ये समझ में आ गया होगा। दो टर्म है यहाँ पे, एक है कम्युनलिज्म, एक है सेक्युलरिज्म, दोनों को यहाँ पे समझने की जरूरत है। इधर आ जाओ। मैंने यहाँ पे कंटेंट इसका थोड़ा सा डाला हुआ है, नहीं है, रुको मैं अच्छे रुको ऐसे समझाती हूँ आपको, जस्ट से। जब हम बात करते हैं, देखो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, तो सेक्युलरिज्म कहने का मतलब क्या है, सेक्युलरिज्म में क्या समझ रहे हो, जब बोलते हैं सेक्युलर इंडिया ऐसे बोलते हैं, तो सेक्युलरिज्म में क्या समझते हो, मतलब इंडिया क्या है, एक सेक्युलर नेशन है। ठीक है, विद नो स्टेट रिलीजन एंड देयरफॉर एवरी सिटीजन रिसाइडिंग विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज द राइट टू फॉलो द रिलीजन ही बिलीव्स इन। मतलब इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है जिसमें कोई भी मतलब कोई भी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। हर किसी जो भी इंडिविजुअल है वो फ्री है किसी भी रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, किसी भी टेरिटरी में रहने के लिए वो फ्री है, किसी तरह की उसके अंदर वहां पे बाउंडेशन नहीं है। तो इंडिया क्या है, एक सेक्युलर नेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक सेक्युलर नेशन विद नो स्टेट रिलीजन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका निकल के आएगा कि कौन से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। और इसके बाद कम्युनलिज्म क्या है आपका, जब कम्युनलिज्म की बात करते हैं तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख भी रही हूँ। जब हम बात करते हैं कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली एन आइडियोलॉजी। ठीक है, जहाँ पे 3 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, कितने एलिमेंट्स आते हैं, 3 एलिमेंट आते हैं। यहाँ पे बिलीफ होता है लोगों का, मतलब अ बिलीफ दैट पीपल हु फॉलो द सेम रिलीजन हैव कॉमन सेक्युलर इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पे लोगों का एक ऐसा बिलीफ है, वो लोग जो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एक कम्युनिटी को जो बिलोंग कर रहे हैं या फिर सेम रिलीजन को जो बिलोंग कर रहे हैं उनका एक कॉमन इंटरेस्ट होता है। ठीक है, दे लाइक फॉर एग्जांपल दे हैव द सेम पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इंटरेस्ट। ठीक है, 3 एलिमेंट्स कौन से हुए, लाइक दे हैव द पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेस्ट। ठीक, तो ये होता है आपका कम्युनलिज्म। ठीक, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से एलिमेंट नहीं है। ठीक, सॉरी, कौन सा एलिमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलिमेंट। इसमें देखो रीजनलिज्म, रेशलिज्म, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, सेक्युलरिज्म। नेक्स्ट आ जाओ। हु सेड पर्सनैलिटी इज अ मीनिंगलेस टर्म अपार्ट फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट। किसने बोला है, जो पर्सनैलिटी है। अब ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये जितने भी स्टेटमेंट हैं ये सब आपको अपनी कॉपी में नोट करके रखने हैं कि किसने बोला है जो पर्सनैलिटी है एक मीनिंगलेस टर्म है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द सोशल एनवायरनमेंट। तो ज़ियार रॉस, इसे किसने बोला है, ज़ियार रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन सेज बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आर ऑर्गेनाइज्ड इन द सोसाइटी। बिल्कुल, जो फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन होती है उसको हम सोसाइटी में ऑर्गेनाइज तरीके से दे सकते हैं। ओनली इनफॉर्मल एजुकेशन इज ऑर्गेनाइज इन द सोसाइटी, नहीं, गलत है। ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन इज नॉट ऑर्गेनाइज इन द सोसाइटी, नहीं, फॉर्मल एजुकेशन तो ऑर्गेनाइज होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है। बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल एजुकेशन आर नॉट ऑर्गेनाइज इन द सोसाइटी। अब क्या बोल रहा है, जो फॉर्मल और नॉन फॉर्मल है वो दोनों ही कैसे हैं, नॉट ऑर्गेनाइज। ठीक है, वो दोनों ही ऑर्गेनाइज नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। ऑप्शन नंबर ए शुड बी राइट हियर। क्वेश्चन नंबर 58 सेज primary function of the education is to socialize new generation to overcome their egoism and to become productive member of the society। ये पूरा एक स्टेटमेंट है
ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, जो प्राइमरी फंक्शन है एजुकेशन का वो है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है उसको सोशलाइज करना, सो दैट वो ओवरकम कर पाए अपने इगोइज्म से। ठीक है, जो इगोइज्म है उससे ओवरकम कर पाए और एक प्रोडक्टिव मेंबर बन पाए अपनी सोसाइटी के लिए। ठीक है, वहाँ कंट्रीब्यूट कर पाए। तो कौन सा पैराडिगम है जो इस स्टेटमेंट को मैच करता है, तो ये किसको मैच करता है, मार्क्सिस्ट को। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो है वो इस बात को बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट अनटचेबिलिटी। ठीक है, अबॉलिशमेंट, अनटचेबिलिटी है ना, छुआछूत जो होता है, ठीक है, उसको अबॉलिश करने के लिए, ठीक है, एंड इट्स प्रैक्टिसेस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। कौन सी आर्टिकल के अंदर ये चीज बोली गई है, अबॉलिशमेंट ऑफ अनटचेबिलिटी वाला, आर्टिकल नंबर 17। ठीक है, ये जो आर्टिकल्स हैं इसका मैंने स्क्रीनशॉट आपको बहुत पहले टेलीग्राम पे शेयर कर रखा हुआ। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन यूजीसी नेट में से पूछते हैं। नेक्स्ट, हु सेड एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ मैथोलॉजिकल सोशलाइजेशन ऑफ यंग जनरेशन। अब ये स्टेटमेंट ध्यान रखना, किसने कहा जो एजुकेशन है, ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ अ मैथोडोलॉजिकल सोशलाइजेशन ऑफ यंग जनरेशन। मैथोलॉजिकल सोशलाइजेशन होता है यहाँ पे यंग जनरेशन का। किसने बोला है ये, इमाइल डर्कहिम ने बोला है, इमाइल डर्कहिम ने। कल मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोग से पूछा था कि सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक है, उसको किसने दिया है, उसको इस कंसेप्ट को किसने दिया है, तो उसका भी आंसर आपका इमाइल दरख्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या है इंस्टीट्यूशन की, अ कमिटी ऑफ द एक्सपर्ट मैनेजिंग स्कूल। ये एक कमिटी है जहाँ पे कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं जो स्कूल्स को मैनेज करते हैं, या फिर ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुछ established laws and practices होती हैं, या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन विद वेरियस टाइप ऑफ मेंबर, या फिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वेरियस टाइप्स ऑफ मेंबर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, या फिर ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर, मतलब एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे एजुकेशन में डिफरेंट डिफरेंट स्टेक होल्डर होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो इंस्टीट्यूशन में क्या होते हैं, कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं ना, कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं जो एक उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चल रहे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी राइट है। नेक्स्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 62, विच एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन इन इंडिया। कौन सी एलिमेंट्री एजुकेशन है जो एक तरीके से राइट होती है हर चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, कौन सी एलिमेंट्री, वाई, सॉरी क्वेश्चन, सॉरी, वाई एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इन इंडिया। क्यों एलिमेंट्री एजुकेशन एक हर बच्चे का अधिकार होता है। ठीक है, क्यों एलिमेंट्री जो एजुकेशन है वो कंसिडर किया जाता है एज अ राइट, एक राइट की तरह एवरी चिल्ड्रन इन इंडिया, क्योंकि इट इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, या फिर इट वाज पोलिंग एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट, या फिर ये एक पोलिंग एजेंडा था गवर्नमेंट का, या फिर इट वाज स्टेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स इन्फोर्समेंट, या ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट किया हुआ था। इट इज अ नेचुरल राइट एंड एसेंशियल टू लाइफ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, देखो ऑप्शन नंबर ए और बी तो यहाँ पे बहुत आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, इसको आसानी से आप एलिमिनेट कर सकते हो। बचते हैं दो ऑप्शन सी और डी। पहला बोल रहा है इट वॉज स्टेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्टेट मतलब पहले से था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिंस इट्स इन्फोर्समेंट। दूसरा बोल रहा है ये एक नेचुरल राइट है, ठीक है, एंड इसेंशियल, जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। ठीक, तो इसे बोल रहा है कि कौन, वाई एलिमेंट्री एजुकेशन इज कंसिडर्ड एज अ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड इन इंडिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डी स्कूलिंग सोसाइटी। अब ये आपका यूजीसी नेट में पूछा गया है, कई सारे टीचिंग एग्जाम्स है वहां पे भी ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। तो डी स्कूलिंग जो सोसाइटी है, ठीक है, इसके ऑथर कौन है। ठीक है, ये एक बुक है जिसे लिखा था इवोन एलिच ने। किसने, इवोन एलिच ने। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रॉम विच डेट द पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन फॉर ऑफ राइट एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995, PWD एक्ट जो है 1995 यूनिट 10 में मैंने कराया हुआ है। कब फोर्स में आया था, हमारी कंट्री में। ठीक है, इन अवर कंट्री 7 फरवरी 1996, 7 फरवरी 1996, ध्यान रखना। 65, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। कौन सा इंस्टीट्यूशन है
जिससे जॉन डीवी ने क्या बोला है, मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जॉन डीवी ने किसे बोला है, मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी जॉन डीवी ने किसे बोला है। जब हम बात करते हैं मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी की, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी स्कूल। ठीक है, स्कूल इज द मिनिएचर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाओ, which one of the following commission had originally advocated for common school system in India। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम इन इंडिया को ओरिजिनली एडवोकेट किसने किया था, कोठारी कमीशन ने किया था 1964। ठीक है, इन सब का इस्टेब्लिशमेंट ईयर, इनके क्या काम थे, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने डिटेल में करवा भी रखा हुआ है इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन साइकोलॉजी। ठीक है, अब साइकोलॉजी की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है, लेकिन बेस्ट कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन करता है, तो कौन सा, साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ बॉडी एंड माइंड। एजुकेशन साइकोलॉजी इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स व्हाट, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, ठीक है, इज ओरिएंटेड टूवर्ड्स व्हाट, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज रिलेटेड टू एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, मतलब फॉर्मुलेट करता है हाइपोथेसिस या फिर थ्योरीज जो रिलेटेड होती है एजुकेशनल प्रैक्टिसेस से, या फिर एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे या फिर ये जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो क्या करता है, एप्लीकेशन करता है जो भी प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स है साइकोलॉजी को, उसको अप्लाई करता है क्वालिटी एजुकेशन को देने के लिए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड फॉर अटेनमेंट ऑफ देयर गोल, या ये डेवलपमेंट करता है चाइल्ड का सो दैट वो अपने गोल्स को अटेन कर पाए, या फिर डेवलपमेंट ऑफ अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर रिसर्च। अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन की एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये क्या है, एप्लीकेशन होता है यहाँ पे प्रिंसिपल्स एंड जो भी टेक्निक है साइकोलॉजी की, सो दैट हमें क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे मिल पाए। Which of the following is not considered as a school of thought in psychology। ठीक है, देखो 4 स्कूल ऑफ थॉट्स आते हैं आपके यहाँ पे निकल के। ठीक है, एक होता है बिहेवियरल, ठीक है, एक होता है बिहेवियर, एक होता है बायोलॉजिकल, ठीक है, फिर होता है कॉग्निटिव, ठीक है, और एक फोर्थ होता है आपका साइको एनालिटिकल। ये लिख लो चाहे अपने कॉपी में, साइको एनालिटिकल। 4 स्कूल ऑफ थॉट है। अब देख लो ए ओ बी तो होगा ही होगा, इधर देख लो क्या है, कॉग्निटिव भी होगा, पर्सनैलिटी नहीं होगा। ठीक है, पर्सनालिटी नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अभी ये इससे पहले जो मैंने एक सेशन लिया था 2018 का, ठीक है, उसमें भी प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट करके आया था क्वेश्चन आपका। ठीक है, सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा इसको पूछने का तरीका अलग है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है। लेकिन प्रिंसिपल जो है ये स्पेसिफिक टू जनरल नहीं है, जनरल टू स्पेसिफिक है। ये चीज मैंने वहां पे भी आपको बताई थी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट ट्रू फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग। दो थिंकिंग के बारे में बताइए, एक कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल वो क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर क्या आता है, क्रिएटिवनेस आती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है आइडियाज की, नोवेलिटी आती है आइडियाज की, फ्लुएंसी होती है आइडियाज की, लेकिन करेक्टनेस नहीं होता है। ठीक है, करेक्टनेस हमें क्या करता है, बाउंड कर देता है, मतलब करेक्टनेस क्या करता है, हमारे जो आंसर्स है ना उसको बाउंड कर देता है। यहाँ पे फ्लुएंसी नहीं होती है, ठीक है, ना ही नोवेलिटी होती है, ना ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। Which of the following is the best single index for readiness for a given academic task as revealed by the research। कौन सा फॉलोइंग बेस्ट सिंगल इंडेक्स है रेडिनेस के लिए। ठीक है, किसके लिए, सिंगल इंडेक्स फॉर रेडिनेस। ध्यान रखना, नया क्वेश्चन है ये एक तरीके से, सिंगल इंडेक्स फॉर रेडिनेस। ठीक है, किसी गिवन एकेडमिक टास्क के लिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा आपका, द अचीवमेंट क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, द अचीवमेंट क्वेश्चन। इसका मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डाला हुआ है, देख लो। जो होता है ये अचीवमेंट क्वेश्चन जो होता है आपका यहाँ पे, ठीक है, इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द एकेडमिक अचीवमेंट लेवल। ठीक है, हम डिवाइड करते हैं एकेडमिक अचीवमेंट लेवल को किससे, स्टूडेंट की एक्चुअल प्लेसमेंट लेवल के साथ, और उसको डिवाइड करते हैं बाय 100। ठीक है, क्या है यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला। जो ए क्यू क्या होता है आपका, ए क्यू होता है आपका एकेडमिक, जो एकेडमिक अचीवमेंट है, ठीक है, अचीवमेंट लेवल है, ठीक है, उसको स्टूडेंट की प्लेसमेंट से, ठीक है, स्टूडेंट का जो प्लेसमेंट लेवल है उसके साथ डिवाइड करते हैं,
इंटू 100, ठीक है। इसी वजह से ये आता है आपका जो सिंगल इंडेक्स होता है वो क्या होता है आपका, जिससे हम चेक कर सकते हैं रेडीनेस को, ठीक है। तो वो होता है अचीवमेंट क्वेश्चन। क्या होता है? अचीवमेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द एसिमिलेशन अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, ठीक है, ये टर्म्स आप लोग फैमिलियर होंगे, मैंने इससे पहले भी डिस्कस किया है। जब एसिमिलेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिट करते हैं कोई नई इंफॉर्मेशन को इनटू प्री एग्जिस्टेंस में, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो पहले से एग्जिस्टिंग स्कीमा है उसके अंदर कुछ नई इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिट करते हैं, ठीक है। फिटिंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू प्री एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्कीमास। 74. What is the age range of the concrete operational stage according to the Piaget theory of cognitive development? 4 stages उन्होंने दी थी, हर स्टेज की अपनी अपनी हर स्टेज में अपनी अपनी ईयर्स थे, ठीक है, एज थी हर स्टेज की, ठीक है। जब कंक्रीट की बात करते हैं ये थर्ड ऑपरेशनल स्टेज मतलब तीसरा है, ठीक है, थर्ड स्टेज है। जब कंक्रीट में आते हैं तो अराउंड 7 से 11, ठीक है, अराउंड 7 से 11। What is the most important cognitive outcome of the sensory motor stage of development according to the Piaget? जैसे sensory motor ये मैंने यूनिट 3 में डिस्कस किया, sensory motor है उसकी उस स्टेज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कंक्रीट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो आपकी चौथी है फॉर्मल ऑपरेशन वाली उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब हम सेंसरी की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस आता है, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रहनी चाहिए, इजी भी है एक तरीके से, पढ़ा होगा आप लोगों ने। व्हाट इज द मोस्ट प्रोबेबल कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी? मोस्ट प्रोबेबल कॉज क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है लर्निंग डिसेबिलिटी किया? लैक ऑफ प्रॉपर केयरिंग बाय द पेरेंट्स, मतलब प्रॉपर केयरिंग नहीं है जो पेरेंट्स की, ये तो एक नेगेटिव टर्म हटा दो। इमोशनल डिसऑर्डर भी नहीं हो सकता, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर केयरिंग बाय टीचर्स, ये भी नहीं हो सकता। क्या? न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, ये मोस्ट प्रोबेबल कॉज होते हैं किसी भी लर्निंग डिसेबिलिटी के। नेक्स्ट, what are the factors responsible for individual difference? कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए रिस्पॉन्सेज होते हैं, ठीक है। तो नेचर एंड नर्चर, रेस एंड पेरेंट्स एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नेगेटिव चला गया। इन्वायरमेंट एंड मैचुरेशन या फिर हेरिडिटी एंड मैचुरेशन, ठीक है, इन्वायरमेंट एंड मैचुरेशन या फिर हेरिडिटी एंड मैचुरेशन। देखो दो ऑप्शन में यहाँ पे कंफ्यूज होने का मतलब निकल के आता है, ठीक है, और ऑप्शंस में कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ पे सिर्फ दो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, यहाँ पे हेरिडिटी एंड मैचुरेशन, है ना, हेरिडिटी और मैचुरेशन या फिर इन्वायरमेंट एंड मैचुरेशन, ठीक है, या फिर इन्वायरमेंट एंड मैचुरेशन। तो इसमें करेक्ट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, हेरिडिटी एंड मैचुरेशन, ठीक है। Which of the following is an example of इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है। इंट्रा और इंटर दो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं आपके, ठीक है। इंट्रा एंड इंडिविजुअल दो तरीके के डिफरेंसेस हैं आपके। जब हम इंटर की बात करते हैं तो इंटर में एक से दूसरे की बात करते हैं, ठीक है, एक से मतलब दूसरे की। जब इंटरा की बात करते हैं तो अपने लिए बात करते हैं, ठीक। तो पहला क्या है यहाँ पे, अमीश फेल्ड इन बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, अमीश दोनों में ही फेल हो गया, दो सब्जेक्ट्स है ना। फिर अमीश डिड वेल इन बोथ मैथमेटिक्स एंड साइंस, अमीश ने दोनों में ही अच्छा किया। अनीता डिड वेल इन मैथमेटिक्स बट फेल्ड इन सोशल साइंस, जो अनीता थी मैथमेटिक्स में तो अच्छा किया बट फेल हो गई सोशल साइंस में। अनीता डिड वेल इन बोथ मैथमेटिक्स एंड सोशल साइंस, अनीता ने दोनों में ही अच्छा किया, दोनों सब्जेक्ट में। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका इंट्रा का, ऑप्शन नंबर सी। बिटवीन होम वी कैन फाइंड मोर सिमिलैरिटी इन कॉग्निटिव एबिलिटीज, ठीक है, किसमें हम ज्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज को मोर सिमिलर मतलब किन में, कजन्स में, सिबलिंग्स में, फेटर्नल ट्विंस में या फिर आइडेंटिकल ट्विंस में, किन में हम ज्यादा सिमिलैरिटी पा सकते हैं इन देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज, उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज में। तो दो टर्म यहाँ से निकल के आते हैं, फेटर्नल ट्विंस और कौन सा आता है आपका, फेटर्नल ट्विंस और क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिकल ट्विंस। दो टर्म्स यहाँ से निकल के आते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, थोड़ा सा समझ लो इसको। जीन्स हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ओवर हाउ सर्टेन पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन डेवलप, मतलब जीन्स का एक इम्पोर्टेंट इन्फ्लुएंस होता है कि कैसे हमारे ब्रेन के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है वो डेवलप होंगे, ठीक है। जिसमें जो पॉल थॉमसन है, ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक स्टडी किया था, रिसर्च किया था यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अपने कलीग के साथ, जहाँ पे इन्होंने MRI स्कैन का यूज किया था
ठीक है, जिसमें 10 पेयर इन्होंने बनाए थे आइडेंटिकल ट्विंस के और 10 पेयर बनाए थे इन्होंने फ्रेटर्नल ट्विंस के। ठीक है, ध्यान रखना, MRI में स्कैन किया था जिसमें 10 पेयर थे आइडेंटिकल ट्विंस के और 10 पेयर थे और 10 पेयर किसके थे, फ्रेटर्नल ट्विंस के थे। आइडेंटिकल ट्विंस हैव आइडेंटिकल जीन्स, जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उनके अंदर आइडेंटिकल जीन्स थे, लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस थे उनके अंदर एवरेज हाफ ऑफ देयर ट्विंस देयर जीन्स, मतलब जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उनके अंदर क्या थे, जीन्स जो थे वो आइडेंटिकल थे, लेकिन जो फ्रेटर्नल ट्विंस में आते हैं तो वो कुछ हाफ एवरेज मतलब हाफ ऑफ देयर जीन्स को ही शेयर करते थे। ठीक है, अब ये जो ट्विंस है वो अपने इन्वॉर्मेंट्स को भी शेयर करते थे, दैट मीन्स उनको हम लोग सेपरेट कर सकते थे। ठीक है, जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के बेसिस पे हम उन दोनों को, वो जो ट्विंस हैं उनके इन्वायरमेंट और जेनेटिक बेसिस पे हम उनको क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते थे। इसी में एक रिसर्चर ने फाउंड किया कि कुछ रीजंस होते हैं हमारे ब्रेन्स के, वो हाईली हेरिटेबल होते हैं, जिसमें लैंग्वेज एरिया हो गया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रोकाज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोकाज, वेर्निकाज एरियाज हो गई, फ्रंटल रीजन हो गए। ठीक है, ये सारे में हमारे कॉग्निशन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विंस में, तो ये 95 to 100% कोरिलेट करते हैं। ठीक है, वन ट्विन एंड द अदर। ठीक है, मतलब 95 से 100% ये कोरिलेट करते हैं। लेकिन जब हम फ्रेटर्नल ट्विंस की बात करते हैं तो ये नियर आइडेंटिकल्स होते हैं अपने वर्निकाज एरिया में, और कितना शो करते हैं, ओनली 60 to 70% कोरिलेशन। कितना, ओनली 60 to 70% ही कोरिलेशन ये लोग शो करते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, इसकी एक इमेज भी है। देखो, आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, जैसे हम लोग को क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक, क्या बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक। फ्रेटर्नल की बात करते हैं तो डाइजोगोटिक बोलते हैं, मोनोजाइगोटिक एंड डाइजोगोटिक। आइडेंटिकल में सेम एग होता है। ठीक है, आइडेंटिकल में क्या होता है, सेम एग्स होते हैं, वहां से आपका निकल के आता है। ठीक है, सेम एक स्पर्म से ही आपके यहाँ से डिवाइड होते हैं ये। ठीक, यहाँ पे क्या होते हैं, 2 एग होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रेटर्नल में 2 होते हैं, जिसके बाद ये सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या कैसे होते हैं, ये इन्हीं को ही क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, और ये सेपरेट हो जाते हैं। अलग अलग कैसे हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे याद रखना है। आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं फ्रॉम द सेम एग एंड स्पर्म, सेम सेक्स होता है। बट फ्रेटर्नल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 2 सेट ऑफ एग्स होते हैं और 2 स्पर्म होते हैं, जैसे ये पिक्चर्स में आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और सेम मतलब सेम सेक्स के भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट सेक्स के भी हो सकते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स या फिर बॉयज एंड बॉयज एंड गर्ल्स एंड गर्ल्स। ठीक है, क्लियर है बातें। तो यहाँ पे जो आपका जस्ट अ सेकेंड जो राइट रिस्पॉन्स हो जाएगा वो होगा बिटवीन होम वी कैन फाइंड मोर सिमिलैरिटी। तो किसके अंदर 95 to 100 में हम पा रहे थे कॉग्निटिव एबिलिटीज, वो थी आपकी आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। ठीक है, किसके अंदर थी, आपकी आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। व्हाट इज द टारगेट एज रेंज ऑफ किशोरी शक्ति योजना, कौन सी योजना, किशोरी शक्ति योजना। इसका मैं जो कंसेप्ट है ना, उसको मैं इमेज के फॉर्म में आप लोग को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। ठीक है, कुछ उसका जो भी नोट्स होगा वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी कल तक, आप लोग वहां से इसको देख लेना। मैं यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन बता दे रही हूँ। किशोरी शक्ति जो योजना है विच इज मेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल। ध्यान क्या रखना, किशोरी शक्ति योजना किसके लिए आई है, जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए। अब एज रेंज यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एज रेंज पूछ रहा है। जब एज रेंज पे आओगे यहाँ पे तो आ जाओ इधर, देखो क्या है इसका एज रेंज यहाँ पे, 11 से 18, कितना है, 11 से 18 है। ठीक है, इज इंट्रोड्यूस बाय द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने। ठीक है, जहाँ पे ये जो प्रोग्राम है, इनिशिएटिव है, इज बीइंग कैरिड आउट बाय द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। ठीक है, किशोरी शक्ति योजना की कुछ यहाँ पे ये पूरा हाईलाइट्स दे रखी हुई है, और फिर यहाँ पे कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं। इसको मैं आप लोग को शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे। पहला क्या है, एमिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं एडोलसेंट गर्ल्स में। उनकी जो हेल्थ है, न्यूट्रिशन जो स्टेटस है, उसको इम्प्रूव करने की बात की जा रही है। उनको इम्पार्ट किया जा सके गुड क्वालिटी ऑफ जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। ठीक है, उनकी वोकेशनल स्किल्स को अपग्रेड करना, इक्विप करना उनको वोकेशनल स्किल्स के साथ, क्रिएट करना अवेयरनेस अमंग देम अबाउट हेल्थ, हाइजीन, न्यूट्रिशन एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, यही इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो यहाँ पे आप लोगों ने पढ़े हैं, वही इनके ऑब्जेक्टिव्स में भी यहाँ पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 से 18। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शुड बी राइट हियर।
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट। जब हम बात करते हैं एडोलसेंट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, जब एडोलसेंट आप यूनिट 3 में पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारे कंसेप्ट दे रखे हुए हैं, ठीक है। तो कौन सा इसमें से ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है? हीरो वर्शिपिंग होती है, रैपिड फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, हेट्रोसेक्सुअलिटी भी होती है, लेकिन सर्च फॉर जॉब ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 82 says which of the following is most significant implication of individual डिफरेंस फॉर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल प्रोग्राम, ठीक है। कौन सा मोस्ट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन होता है इंडिविजुअल डिफरेंस का के लिए जब हम ऑर्गेनाइज करते हैं किसी एजुकेशनल प्रोग्राम को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कभी भी अगर हम कोई एजुकेशनल प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करा रहे हैं तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट जो होता है वो होता है कि ये लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को फॉलो करे। जो भी एजुकेशनल प्रोग्राम है वो लर्नर सेंट्रिक अप्रोच को यहाँ पे फॉलो करे। सो आंसर शुड बी डी राइट हियर। Question number 83 says what should not be followed by the teacher for meeting individual differences in the class। टीचर्स को क्या नहीं फॉलो करना चाहिए जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस को वो क्लास में कैटर कर रहा हो, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जब वो लुकआउट कर रहा देख रहा हो तो वहां पे उसको क्या चीज को फॉलो नहीं करना चाहिए, ठीक है। ग्रुपिंग, टीचिंग एट अ लो लेवल, कीपिंग द डलेस्ट स्टूडेंट इन अ व्यू, ये तो पॉजिटिव थिंग है। जो डल स्टूडेंट्स हैं उनको ध्यान में रखकर अपनी टीचिंग देना। हैविंग प्रॉपर नॉलेज ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियलिटीज, जो इंडिविजुअल हैं उनकी पोटेंशियलिटीज का प्रॉपर नॉलेज होना। अडॉप्ट करना स्पेशल जो प्रोग्राम्स होते हैं इंडिविजुअलाइजिंग इंस्ट्रक्शंस को, उसको अडॉप्ट करना। लेकिन कभी टीचर्स को ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ग्रुपिंग मतलब जो अच्छे बच्चे उनको एक साथ बिठा दो, जो थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनको एक साथ बिठा दो, नहीं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस में बच्चों को लेबलिंग नहीं करनी है, ग्रुपिंग नहीं करनी है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हॉवर्ड गार्डनर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस एग्जिस्ट। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन किस में होगा, 8 और 9 में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। वैसे 8 ऑप्शन में है नहीं तो आसानी से लग सकता था, लेकिन ये 9 जो है वो लास्ट में अभी आपका एड ऑन हुआ है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस इन द लिस्ट ऑफ अ गार्डनर, ठीक है। जो गार्डनर की लिस्ट है इसमें से कौन सा इसमें से इंटेलिजेंस का टाइप नहीं है, सिमेंटिक नहीं है, ठीक है। इजी है ये सब आपके लिए। Who had coined the term intelligent quotient? IQ को किसने दिया है? IQ को दिया है विलियम स्टर्न ने। According to the Gardner's classification, with whom interpersonal intelligence can be evident? किसकी बात कर रहा है? इंटरपर्सनल की बात कर रहा है, ठीक है। तो इंटरपर्सनल में टीचर, डांसर, पायलट्स होंगे, या फिर कौन होंगे यहाँ पे? टीचर जो सोशल वर्कर्स है, या फिर पॉलिटिशियन, या फिर सोशल वर्कर, फिलोसोफर्स, या फिर सेलर्स, या फिर पायलट, डांसर एंड सेलर। तो क्या हो जाएगा? टीचर्स, सोशल वर्कर्स एंड पॉलिटिशियन। अकॉर्डिंग टू द गिलफोर्ड लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट, हाउ मेनी इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फैक्टर्स आर देयर? अभी जो लेटेस्ट है उसकी बात की जा रही है, तो क्या है? 180। इससे पहले कितना था? 150, फिर 120, पहले मतलब सबसे पहले 120 था, फिर 150 था, फिर अभी हम जो यूज कर रहे हैं 180 है। What are the थ्री डायमेंशन? गिलफोर्ड का जो स्ट्रक्चर है इंटेलेक्ट का, उसमें 3 डायमेंशन है, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट। ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, इसके भी अंदर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज आर फाउंड इन क्रिएटिव पीपल। अब ये ध्यान रखना, ये जो फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड एलैबोरेशन, ठीक है, ये एबिलिटीज हैं, ठीक है। ये गिलफोर्ड के अकॉर्डिंग क्रिएटिव पीपल में ये एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। Which of the following theories of learning emphasize on reward and punishment? Very easy. Reward और punishment की किसमें बात की जाती है? operant conditioning में बात की जाती है। What is the basic reason for meaningful material being learned rapidly? क्या basic reason होता है meaningful material को तेज आसानी से रैपिडली लर्न करने के लिए, ठीक है। The learner is less likely to be demotivated. It is related to previous experience of the learner. It has continuity and meaning inherent in itself. It promote more effective transfer, ठीक है। ये क्या होगा? It is related to previous experience of the learner, ठीक है। इस जब प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं अगर उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो हम बहुत जल्दी से आसानी से क्विकली लर्न कर लेते हैं, क्योंकि हम रिलेट कर पा रहे हैं हमारी प्रीवियस स्कीमा के साथ। Who has proposed the chaining as learning method? ठीक है, chaining as a learning method, ठीक है, chaining as a learning method, chaining as a learning method, Gagne. According to the Gagne theory of learning, what is the order of highest four in the hierarchy? देखो मैंने बताया था S S C V M C R P, ठीक है, ये निमोनिक था। अब देख लो
सिग्नल स्टिमुलस यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, SSCB, डिस्क्रिमिनेशन, ये हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, कंसेप्ट लर्निंग, रूल लर्निंग एंड प्रॉब्लम लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 95 पे आ जाओ। स्टूडेंट reorganize his class teacher voice over the month. He has learned to tell the difference between the voice of his class teacher and the other teacher. Which one of the following process is at work here? मतलब एक स्टूडेंट ने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया अपनी क्लास टीचर की वॉइस को काफी टाइम तक, ठीक है, और उसने फिर डिफरेंस देखा उसकी क्लासेस का, मतलब एक टीचर का जो वॉइस था उसको उसने काफी टाइम तक रिकॉग्नाइज किया, ठीक है, काफी मंथ तक। उसके बाद उसने अपनी टीचर का जो वॉइस है और दूसरे टीचर का जो वॉइस है उसमें क्या किया, डिस्क्रिमिनेट करा, मतलब यहाँ पे उसको डिफरेंस चेक किया। तो स्टिमुलस का यहाँ पे उसने क्या किया, डिस्क्रिमिनेशन किया यहाँ पे। 5 जो मॉडल फैक्टर मॉडल है FM, ठीक है, FM ऑफ पर्सनालिटी, उसमें कौन कौन से ट्रेड्स आते हैं, ओपेननेस आते हैं, कॉन्साइटेसनेस आती है, एक्स्ट्रावर्जन आता है, एग्रीवेलनेस आता है, न्यूरोसेटिज्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। According to psychoanalytical theory, which is the unconscious part of human mind? कौन सा unconscious part होता है human mind का? unconscious क्या होता है, id होता है, conscious क्या होता है, ego होता है आपका, ठीक है। Which of the following does not come under projective technique of personality assessment? कौन सा projective technique जो है personality assessment के अंदर नहीं आता है, ठीक है। different techniques हैं, ठीक है। कितने जितनी भी टेक्निक्स, मतलब इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से प्रोजेक्टिव है ना, कौन सा प्रोजेक्टिव जो टेक्निक है पर्सनालिटी असेसमेंट के उसके अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा इसमें, एक मिनट, प्रोजेक्टिव टेक्निक है ना, जस्ट अ सेकेंड, यही रोशास इंक बॉल टेस्ट, नहीं, प्रोजेक्टिव की बात कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। According to Carl Jung, which of the following are the rational cognitive function of psyche that act as a apparatus for adaptation and orientation? ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या क्या आता है, इसके अंदर जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव फंक्शन में, ठीक है, तो सेंसेशन आता है, मतलब कार्ल जंग के अकॉर्डिंग कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रैशनल कॉग्निटिव फंक्शंस ऑफ साइक, ठीक है, दैट एक्ट एज अ apparatus फॉर adaptation एंड ओरिएंटेशन, जिसमें 4 फंक्शंस होते हैं, सेंसेशन होता है, ठीक है, लिख लो, इंट्यूशन होता है, ठीक है, थिंकिंग होता है और फीलिंग होता है, ठीक है। लेकिन हम रैशनल की बात कर रहे हैं ना, तो रैशनल में क्या होगा, थिंकिंग एंड फीलिंग होगा, ठीक। विच ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिलेटेड असेसमेंट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। असेसमेंट एंड इवेल्युएशन से क्या कलेक्ट होगा, देखो असेसमेंट क्या है, प्रोसेस होता है, इवेल्युएशन क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। देख लो इसमें असेसमेंट इज द प्रोसेस ओरिएंटेड बट इवेल्युएशन इज द प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। तो ये टोटल 100 क्वेश्चन हम लोगों ने आज के सेशन में डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद 65 क्वेश्चंस और आपके रह जाते हैं, ठीक है। टोटल कितने हैं जरा देख लो करके, हाँ 65 क्वेश्चंस हैं आपके और रह जाते हैं इसमें, जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, मतलब 2018 के आपके 3 सेशंस हो जाएंगे, ठीक है। तीन पार्ट हो जाएंगे। पार्ट 1 में हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, पार्ट 2 में हम लोगों ने 50 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें 65 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे हमारा 2018 का ये पेपर कवर हो जाएगा, ठीक। काफ़ी सारे इसमें क्वेश्चंस आप लोग जब इसको देखो, बेसिकली प्रैक्टिस के बेसिस पे लेना, ठीक है। इससे क्या होगा, ज़्यादा से जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ये क्या करेगी, आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, ठीक है। जितने ये आपका यूजीसी नेट में होता है, आप कंसेप्ट पढ़ के जाते हो, अगर आपने कंसेप्ट को प्रैक्टिस नहीं किया है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, तो वहाँ पे क्वेश्चन बनाने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करो, अगर आपने कंटेंट पढ़ रखा है या फिर पढ़ रहे हो, तो साथ ही साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को भी लगाओ, ठीक है। वेराइटी ऑफ क्वेश्चन जितने आप कर पाओ, ठीक है। सो आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये जो सेशंस हैं वो आपके लिए यूजफुल होंगे, आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प कर पा रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन के लिए। एंड जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो, प्लीज़ डू ज्वाइन द टेलीग्राम, बिकॉज जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं या फिर पीडीएफ्स हैं या फिर जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, मैं सारी चीज़ें वहीं पर शेयर करती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।